हरे कृष्णा। हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ लिया है एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, एक बार और बता रहा हूं कि वैसे इक्विटी के साथ तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है कि हम आपको इतना डिविडेंड देंगे ही देंगे। ऐसा कोई हमारा फिक्स रेट तो उनके साथ है ही नहीं। हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं देंगे। जैसे डेट के साथ इंटरेस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया हम आपको 10% ब्याज देंगे, 15% ब्याज देंगे, 12% ब्याज देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हो या ना हो। प्रेफरेंस का भी आमतौर पे रेट फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी की जब हम बात करते हैं उनके साथ तो रेट फिक्स होता नहीं। वो तो मालिक है, ओनर वही है। जितना बचा उनका, ज्यादा बचा तो भी उनका, कम बचा तो भी उनका, नहीं बचा तो भी उनका। तो इक्विटी में जब रेट नहीं फिक्स होता तो हो सकता है कोई इंसान ये कहे कि सर फिर इक्विटी की कॉस्ट ही नहीं होगी, इक्विटी की कॉस्ट जीरो जब हमें कोई फिक्स रेट देना ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर की सबसे ज्यादा रिस्क होती है। एक इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है और अगर वो इक्विटी में लगाता है तो हम सबको पता है इक्विटी शेयर रिस्की शेयर है। अगर हम पैसा डेट में इन्वेस्ट करें कम रिस्क है, प्रेफरेंस में करते हैं उससे थोड़ी ज्यादा रिस्क है, और इक्विटी में करते हैं, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो पता होता है कि भाई रिस्क है। और अगर रिस्क में तब भी हम पैसा लगा रहे हैं तो हम बदले में क्या चाहते हैं? एक अच्छा रिटर्न, एक बढ़िया रिटर्न। कि अगर मार्केट में एफडी दे रही है 10% का रिटर्न तो हम शेयर में तब भी लगा रहे हैं, तो हम दिल से चाहते हैं 20%, 25%, 30%, 40%। इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है वो रिस्क की जगह पे, एक रिस्की जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और रिटर्न इक्विटी में आमतौर पे दो तरीके से मिलता है। एक डिविडेंड के तौर पे कि हमने शेयर खरीदा, कंपनी ने ईयर एंड पे कुछ डिविडेंड बांट दिया, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए डिविडेंड बांट दिया। और दूसरा मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन से। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब हमने शेयर खरीदा था, 500 रुपए का चल रहा था, आज बेच रहे हैं 550 का हो गया, 600 का हो गया। समझ रहे हैं? यानी वैल्यू बढ़ गई। दो तरीके से रिटर्न हम दोनों से कमाना चाहते हैं, डिविडेंड के फॉर्म में भी और कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में भी। अब जरा समझते हैं, इक्विटी की कॉस्ट होती है, ये बात तो तय हो गई, और बल्कि सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है क्योंकि रिस्क ज्यादा है। बट साहब निकालें कैसे? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, हमारा कोई रेट तो है नहीं। जिसे डेट में तो बड़ा आसान होता है कि हमने देखा लोन लाए 10% पे, फॉर्मूला लगाया I1 - T अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, फॉर्मूला लगाया, खटाखट आंसर निकल आया। बट यहां पे हमारा उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि हम रेट देख लें उठा के। हमें तो उनकी एक्सपेक्टेशन समझनी पड़ेगी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो हमारे लिए कॉस्ट है। और इस दुनिया में किसी की एक्सपेक्टेशन समझ पाना ये सबसे मुश्किल काम है। यस और नो? है कि नहीं? आप समझ सकते मेरी बात को? अब यहां तो एक शेयर होल्डर नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर है और सबकी अलग अलग सोच होगी, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगी। कुछ शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं केवल डिविडेंड के लालच में, डिविडेंड मिलने से 1-2 महीने पहले शेयर खरीद लेते हैं। डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है, रिकॉर्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट मतलब जिस डेट पे कंपनी कह रही है कि जो शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड देंगे, डिविडेंड मिलता है, शेयर बेच देते हैं। केवल डिविडेंड के लालच में कुछ लोग शेयर खरीदते हैं। कुछ शेयर होल्डर अर्निंग के लालच में खरीदते हैं कि कंपनी अर्निंग पर शेयर जितनी करेगी वो मेरा प्रॉफिट है। भाई देखो, होता क्या है, जो ईपीएस होता है ना, अर्निंग पर शेयर आपको निकालना आता है, और जो डीपीएस होता है, डिविडेंड पर शेयर, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है समझ सकते हैं? एक होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर पता है ना आपको, पूरा हम लोग ने निकाला था, है ना? ईएटी आया था, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, क्या ये दोनों सेम है कि अलग हैं? दोनों में डिफरेंस है। अर्निंग पर शेयर है जितना कंपनी ने कमाया इक्विटी वालों के लिए, और उसमें से जितना बांट दिया वो है डिविडेंड पर शेयर। मतलब मान लो कंपनी ने कमाया 5 रुपए अर्निंग पर शेयर, ईपीएस से 5 रुपए, और कंपनी को लग रहा है यार कि हमें अपनी ही कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 रुपए पर शेयर रोकना पड़ेगा। भाई कंपनी ग्रो कैसे करती है? एक ग्रोथ का तरीका है कि बाहर से पैसा लाते रहो, एक तरीका है कि खुद का जो कमाया वो थोड़ा वापस अपने ही व्यापार में इन्वेस्ट करके एक और मशीन खरीद लो। आज हमारे यहाँ 5 मशीनें लगी, एक और मशीन खरीद ला, 6 हो गई, अगले साल एक और खरीद ला, ऐसे करके बढ़ सकते। 5 रुपए में लेट से 2 रुपए रोक लिया, 3 रुपए बांट दिया,
तो 5 रुपए अर्निंग पर शेयर है और 3 रुपए डिविडेंड पर शेयर और 2 रुपए जो रोका उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। या हो सकता है कंपनी को लगे नहीं हमें ग्रोथ की जरूरत ही नहीं और पैसे की कोई नीड नहीं है, हम कहां इन्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी अच्छे खासा इन्वेस्टेड है, तो 5 कमाया 5 पूरा बांट दिया। भाई ये तो कंपनी की अपनी मर्जी है, डिविडेंड कितना बांटना है तो डायरेक्टर्स तय करते हैं, आपने पढ़ाई है, वो प्रपोज करते हैं, फिर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। या फिर उनको लग रहा है पूरा 5 रोक लें, हम नहीं बांट रहे इस बार डिविडेंड, हमें पैसों की जरूरत है। तो अर्निंग और डिविडेंड में अंतर है। जो छोटा शेयर होल्डर होता है, छोटा शेयर होल्डर मतलब हाइट में छोटा नहीं होता, छोटा शेयर होल्डर मतलब जो थोड़े समय के लिए आया है, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, और बहुत बड़ी सोच नहीं है, वो डिविडेंड के पीछे भागता है, कितनी कंपनी डिविडेंड देती है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देती हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको रेगुलर इनकम की नीड होती है ना, जिनके पास कमाई का बहुत अच्छे साधन नहीं है, तो वो ऐसी कंपनी के शेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दे ही दे हर साल, ताकि हमारी कमाई हो जाए, हमारा घर का खर्चा चल जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलर इनकम की तरफ चाहते हैं। कुछ होते हैं जैसे सपोज करो, मान लो मैंने शेयर खरीदा रिलायंस का, अब मैंने खरीदा ही है सोच करके कि यार खरीद के पड़ा है, हमें कौन सा 1-2 साल में बेचना, 10-20 साल 50 साल पड़ा रहेगा। अब ऐसे में एज अ इन्वेस्टर मैं केवल डिविडेंड पे फोकस नहीं करता, मैं उसकी अर्निंग पे फोकस कर रहा हूं। आप समझिए अर्निंग का मतलब जरा समझिए। मान लो कंपनी ने 5 रुपए कमाए, 3 बांट दिए, 2 नहीं बांटे, जो 2 नहीं बांटे वो भी तो मेरे ही हैं, वो भी तो हैं शेयर होल्डर के। जैसे मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लें, है ना, तो और कोई नहीं आगे पीछे मान लेते, तो मम्मी पापा जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, मान लो आपको 100 रुपए पॉकेट मनी देते हैं। कितनी मिलती है पॉकेट मनी? अच्छी खासी मिलती है, अब तो 100 नहीं होता ना, कितनी मिलती है हमको बताओ? हमको कभी जीवन में पॉकेट मनी नहीं मिली। हाँ, हम हमारे घर पे कहते थे जो तुम्हें चाहिए वो हमको बताओ, पॉकेट मनी वाला कल्चर मेरे यहाँ नहीं था। तुम लोग को कितनी है? आप लोग क्या भी नहीं है? अरे वाह, किसी क्या तो होगा, ऐसा नहीं है, बहुत छीनेंगे नहीं पैसे, चिंता ना करो। मान लो 2000 5000 जो भी पॉकेट मनी मिलती। अब देखो, मान लो घर वालों ने कमाए 1 लाख रुपए, आपको पॉकेट मनी टिका दी 1000 रुपए। आप इकलौती संतान है, आप दिली दिल जानते कोई बात नहीं पापा, ये सब है मेरा ही। आप समझ गए ना मेरी बात को, है कि नहीं भाई? अनलेस एंड अनटिल आप इतने नालायक निकले कि पापा जाकर के किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कराएं, नहीं तो आप ही का तो है। सेम तरीके से इक्विटी वाला कंपनी का मालिक है, अगर कंपनी ने 5 कमाया 3 बांट रही, तो वो 2 जो नहीं बांटे आज नहीं तो कल है तो मेरा ही ना। तो जो बड़ा शेयर होल्डर होता है, जिसकी सोच थोड़ी बड़ी होती, वो अर्निंग चेक करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके अलावा जैसे मान लो सपोज करो, जितनी कंपनियां हैं, इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा होती है, आप जानते हैं। एक बात बताओ, जितनी कंपनियां हैं, क्या सबके इक्विटी शेयर में, सारी कंपनी में रिस्क सेम होती होगी? मतलब सपोज करो मान लो मैंने सोचा कि मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट, किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूं, लेट्स से आपके लिए, मान लो मैं किसी सोप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, सोप इंडस्ट्री में, कपड़े धोने वाले साबुन में। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, आरएसपीएल का शेयर खरीद लेते हैं, घड़ी का, ठीक है ना, या टाइड जो बनाती है कंपनी उसका खरीद लेते हैं। बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज बात करो ताकि आपको समझ में आए। या सर्फ एक्सेल का शेयर खरीद लेते हैं, या रिन का शेयर खरीद लेते हैं। क्या सबकी रिस्क सेम होगी? आंसर इज नो। सबकी रिस्क भी डिफर करती है, किसी की रिस्क ज्यादा होगी, किसी की रिस्क कम होगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरे इंडिया में जितनी कंपनी है सबकी रिस्क सेम है, सेम थोड़ी ना होती। किसी कंपनी की रिस्क थोड़ी कम होगी, किसी कंपनी में रिस्क ज्यादा होगी। अब जरा समझो, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आरएसपीएल का या तो शेयर खरीद लेता हूं, और या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, एचयूएल का शेयर खरीद लेता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल। और थोड़ी देर मान लेते हैं इसकी रिस्क है 6% की, रिस्क रिटर्न नहीं बोल रहा हूं, रिस्क भी नपती है, मेजर होती है, इसका भी तरीका होता है। और इसकी रिस्क है मान लेते हैं 4% की। किसकी रिस्क ज्यादा है? आरएसपीएल। ये सब एज्यूम किया मैंने आपको समझाने के लिए। अब जरा समझो, अगर दोनों में मेरे को लग रहा है कि मेरे को जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कि मैं कितना कमा पाऊंगा, मान लो इसमें भी लग रहा है मेरे को कि मैं 15% कमा पाऊंगा, और इसमें भी लग रहा है 15% कमा पाऊंगा, दोनों में लग रहा है मेरे को कि लमसम सेम ही कमा पाऊंगा। एज अ इन्वेस्टर, एज अ अनबायस्ड इन्वेस्टर, मैं किस में इन्वेस्ट करूं अपनी हार्ड एंड मनी? एचयूएल में, रीजन में वहां पे रिस्क कम है, तो मैं आरएसपीएल में तब इन्वेस्ट करूंगा जब मेरे को वहां पे रिटर्न एचयूएल के मुकाबले थोड़ा
ज्यादा मिल रहा होगा कि यहां पे मिल रहा है लेट्स से 18%, 20%, तो मैं हो सकता है एक बार इसको कंसीडर कर लूं, ठीक है यार थोड़ी रिस्क के लिए रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। मार्केट में पहली बार हर तरीके का इन्वेस्टर है। बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं जो मार्केट इक्विटी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट ही नहीं करते, कहते नहीं भैया पैसा डूब जाएगा। बहुत से ऐसे जो इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क कम लेते हैं, तो ब्लू चिप कंपनीज में लगाते हैं, लार्ज सेक्टर में लगाते हैं, है ना। वहां पे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन रिस्क भी आपकी कम है। अगर आपने नामी कंपनीज में लगाया, ऐसा थोड़ी ना कि रिलायंस डूब जाएगा, टाटा डूब जाएगा, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, नहीं तो पूरी दुनिया ही डूब जाएगी। समझे मेरी बात को। तो बहुत से लोग हैं रिटर्न ज्यादा चाहिए, स्मॉल मीडियम कंपनी में लगा रहे। तो अब आप कितनी रिस्क लेना चाहते हो, ये तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ले सकते हो, कितनी झेल सकते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ, मार्केट धड़ाम हुआ। अब बहुत से लोगों की हो सकता है दिल का दौरा पड़ गया हो उस वजह से। अगर बहुत पैसा लगा रखा है, डिपेंड करता है आप कितनी रिस्क ले सकते हो, कितनी नहीं ले सकते हो, क्योंकि तो मार्केट है साहब। अब साहब हम इसको निकालें कैसे, क्या चीज निकालना है सर? हमें यह निकालना है कि इक्विटी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, क्योंकि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वही हमारे लिए क्या है, कॉस्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो अलग अलग ज्ञानी लोगों ने अलग अलग तरीके बताए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के। अलग अलग लोगों ने मार्केट बताया, कोई कहता है रिस्क देख के निकाल लो, कोई कहता है यार डिविडेंड पकड़ लो, केवल अर्निंग छोड़ो, कोई कहता है अर्निंग पकड़ लो, कोई कहता है डिविडेंड और ग्रोथ दोनों पकड़ लो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग फॉर्मुलेस बताए। आपके करिकुलम में इंस्टीट्यूट ने 4 फॉर्मुलेस दिए के निकालने के। सर चारों से आंसर सेम आएगा? नहीं बेटा नहीं, सब अलग अलग है। सर कौन सा कहां लगेगा? जैसा डेटा दिया होता है वैसा करते, भी करते करते सब समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, हम लोग एक एक करके एक एक तरीका पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसका क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हमें बस 4 फॉर्मुलेज है, ज्यादा नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने। चलो देखते हैं। और ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, प्रैक्टिकल जीवन में भी यूज होते हैं। देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड पॉइंट क्यों लिखा है? पहला पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट, सेकंड पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट। इसमें पढ़िएगा द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन जो है इक्विटी शेयर होल्डर की। जो आपकी एक्सपेक्टेशन वो आपके लिए कॉस्ट। आप समझ रहे हैं बात को। विच दे एक्सपेक्ट टू बी फुलफिल्ड बाय द मैनेजमेंट, जितना उनको लगता है कि मैनेजमेंट को इतना फुलफिल करना चाहिए। देखिए इस दुनिया में सारी चीजें सब एक्सपेक्टेशन का ही गेम है पूरी दुनिया में। हर इंसान जो दुखी है या सुखी भी है, मान लो अगर कोई, तो सब एक्सपेक्टेशन। आप समझिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी पेरेंट्स की एक बच्ची है, पढ़ने में अच्छी है, अब वो लाती है 98%, 99% स्कूल में, 95% ऐसे लाती, 96%। एक बार रिजल्ट आया और वो लेकर के आई 90%, 90। हर बार लाती थी 98, 97%। अब उसके मम्मी पापा खुश होंगे कि दुखी होंगे? बहुत दुखी हैं कि इस बार तो क्या हो गया, इतनी परफॉर्मेंस डाउन हो गई 90%। वो दुखी है बेचारे। बच्ची भी बोली पापा सॉरी, इस बार गलती हो गई। वहीं एक तरफ समझिए बगल में एक पड़ोसी परिवार रहता है, उनका एक लड़का है पहले हंसने लग गए। वो बा मुश्किल 35-40% लाता है। इस बार रिपोर्ट कार्ड आया 60% ले आया। पिताजी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट रहे हैं, अरे हमारा बेटा 60% फर्स्ट डिवीजन लाया है। तो गेम क्या है, एक्सपेक्टेशन का। जैसी जिसकी एक्सपेक्टेशन वैसे ही काम होता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी इक्विटी की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, अगर मैनेजमेंट इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाया, तो मैंने आपको बताया है क्या इक्विटी वाले क्या करेंगे। अगर देखो इक्विटी वालों की चाह थी 15%, 20% की, मैनेजमेंट रिटर्न दे पा रहा है केवल 8%, 10%, तो इक्विटी वाला क्या करेगा, रुकेगा थोड़ी ना। वो आपकी कंपनी के शेयर बेच देगा और किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेगा। और केवल एक इंसान थोड़ी ना कर रहा होगा, जितने शेयर होल्डर ने ज्यादातर आपकी कंपनी के शेयर हटा रहे होंगे। और जब बेचेंगे तो होगा क्या, मार्केट में आपके शेयर की सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड उतनी है नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी नहीं, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ रही है, तो आपकी मार्केट का शेयर प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल इकोनॉमिक्स है। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि हमारे शेयर का प्राइस कम हो। तो भले ही कॉन्ट्रैक्टेड रेट नहीं है कि हमें देना ही देना है, तब भी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है कि साहब ऐसा करें कि इक्विटी शेयर होल्डर का एक जो मेजर पोर्शन है वो सेटिस्फाई हो। सबको तो नहीं सेटिस्फाई कर सकते, ये मेजर पोर्शन सेटिस्फाई हो, परफॉर्मेंस रहेगी, लोग सेटिस्फाई रहेंगे, आपकी कंपनी के शेयर के प्राइसेस गिरेंगे नहीं, मेंटेन रहेंगे या बल्कि बढ़ेंगे। हर मैनेजमेंट यही चाहता है। तो कैसे निकालते हैं सर? 4 अप्रोचेस हैं। फॉलोइंग आर दी 4 अप्रोचेस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले आ रहा है कैपेम मॉडल। इसको बोलते हैं कैपेम। इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप,
यहां पे ब्रैकेट में लिख लो, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए फुल फॉर्म में लिख लो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट यहां पे शेयर को बोल रहे हैं, शेयर के प्राइस निकालने का एक मॉडल, एक तरीका, जिसको हम लोग कैपेम बोलते हैं प्यार से। कैपेम मॉडल आज की तारीख में बड़ा फेमस है ये। दिस इज ए पॉपुलर अप्रोच टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई निकालने का बहुत पॉपुलर अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू कैपेम कैसे निकलती है सर केई? केई का एक सुंदर सा फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना, केई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो केई का मतलब तो फुल फॉर्म आप समझ रहे हो, केई क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको आप सीई भी बोल सकते हो, बड़ा सी और उसके नीचे छोटा ई। आरएफ क्या होता है सुनिए, आरएफ होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मैं मान लीजिए किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूं जहां पे रिस्क है ही नहीं, तो कितना रिटर्न मिलेगा, वो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल मैंने गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लिए, आरबीआई वगैरह के या ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद ले, जहां पे रिस्क है ही नहीं, पैसा डूबने के चांसेस है ही नहीं, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, वो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आप जरा समझिएगा, इक्विटी वालों को, जैसे मान लो इस समय मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 5%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदता हूं 5% का रिटर्न मिलेगा। अगर मैं वो छोड़ के किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदता हूं तो मेरी उम्मीद 5 से ज्यादा होगी कि 5 से कम होगी? 5 से ज्यादा। तो ये मॉडल कहता है कि जितना रिस्क फ्री उतना तो चाहिए ही चाहिए इंसान को, प्लस एक्स्ट्रा भी चाहिए। ये मॉडल कैसे बना कि जितना रिस्क फ्री है उतना तो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन होगी होगी प्लस एक्स्ट्रा। अब उन्होंने कहा सर एक्स्ट्रा कैसे, कितना? कह रहे सर एक्स्ट्रा चाहिए उसको रिस्क के हिसाब से। हमने कहा मतलब, कह रहा फॉर्मूले में अगर आप देखें तो लिखा है आरएम। आरएम स्टैंड फॉर, इसके बहुत सारे नाम है, एक नाम है रिक्वायर्ड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, कि मार्केट को कितना रिटर्न चाहिए होता है इक्विटी से। मार्केट मतलब ऑल ओवर, ज्यादातर लोगों को ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न चाहिए होता है, या इसको कुछ लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। ठीक है ना, आप सिंपल एक चीज याद कर लो, आरएम मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन मार्केट, या रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, या ये लिखा है एक्सपेक्टेड मार्केट इक्विटी रिटर्न। मैं इसका मतलब ये भी समझाने की आपको कोशिश एक मिनट करूंगा, माइनस आरएफ और इंटू बीटा। सर ये क्या है, थोड़ा समझाओ ना प्लीज, ये बीटा क्या होता है, पहले इससे आते हैं। ये वो छोटे में जो पढ़ा था ना अल्फा बीटा गामा, है ना, वो नहीं सीखने जा रहे, टेंशन ना लेना। बीटा का मतलब है यहां पे रिस्क। हम लोग जो रिस्क को मेजर करते हैं एफएम में, उसका तरीका होता है बीटा। देखो मार्केट में दो तरीके की रिस्क होती है, एक होती है डाइवर्सिफाइबल रिस्क, एक होती है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। क्या बोल रहा हूं, हिंदी में समझ जाते हैं। डाइवर्सिफाइबल रिस्क का मतलब यह होता है कि वो रिस्क जो आप अपनी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो होती है डाइवर्सिफाइबल। और नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क वो होती है कि आप कुछ कर लो दुनिया में, वो रिस्क मेंटेन रहेगी। जैसे आपको मैं एफएम से बाहर निकल के अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, वो घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, बाइक पे निकल रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं? हेलमेट लगा सकते हैं, अच्छी कंपनी का है, एसआई मार्क का बढ़िया कंपनी का हेलमेट लगा करके, है ना, स्पीड लिमिट फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ये सब उनके हाथ में। मोबाइल पे बात करके इसे गर्दन टेढ़ी ना करें, है ना, ये सब उनके हाथ में। दीज ऑल रिस्क आर डाइवर्सिफाइबल रिस्क। ठीक, तो ये मान लीजिए मिस्टर एक्स सारी फॉलो करते, क्या उसके बाद भी रिस्क बची है कोई कि नहीं बची है? उसके बाद भी, मान लीजिए मिस्टर एक्स बिल्कुल किनारे किनारे 30-40 की स्पीड में चल रहे थे, फोन पे बात भी नहीं करे, बिल्कुल आराम से, जहां ट्रैफिक है ना, राइट रेड हुई रुक गए, अपना ग्रीन पे निकल, बिल्कुल सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। पीछे से एक ट्रक वाला आया, दारू पिए था, जाके ऐसे करके बैठ दिया, मिस्टर एक्स चले गए। ये कौन सी रिस्क है? नॉन डाइवर्सिफाइबल। लेकिन क्या मिस्टर एक्स घर से निकलना ही छोड़ दें? नहीं, इवन घर से निकलने नहीं पे भी रिस्क है। अर्थक्वेक आया, खत्म हो गए, जाने वाले को तो जाना पड़ेगा ना। सेम तरीके से मार्केट की बात करते हैं। एज अ इन्वेस्टर मैं देख समझ के काम करूं, मतलब मान लीजिए मेरे को किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मान लो मैंने सोचा बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा। अब मेरे पास 3-4 बैंक के ऑप्शन में, एक बैंक का मेरे को लग रहा है मैनेजमेंट खराब है, आए दिन वर्कर स्ट्राइक करते रहते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। दूसरे बैंक का मेरे को लग रहा है मैनेजमेंट अच्छा है, बढ़िया रिटर्न है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं पहले ही
क्या करूंगा? जो बैंक खराब है उसकी रिस्क वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जो अच्छा है उसी में इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, डाइवर्सिफाइबल रिस्क खत्म कर दी। सेम तरीके से कोई भी इंडस्ट्री में अगर मेरे को लग रहा है एफएमसीजी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, अब एफएमसीजी में मैंने 4-5 कंपनियां देखी, एक कंपनी बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही, प्रोडक्ट बिकता ही नहीं मार्केट में, क्यों इन्वेस्ट करें? पागल है क्या इन्वेस्ट करेंगे? बाकी में कर सकते हैं। तो मैंने कौन सी रिस्क खत्म करी? कौन सी रिस्क मेरे हाथ में होती है? डाइवर्सिफाइबल। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सही किया तो सब कुछ सही चलेगा। हो सकता है मार्केट में कोविड आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, अब वो मेरे हाथ में नहीं है। हम दुनिया जान के सारे अगर इक्विटी शेयर अच्छे अच्छे भी उठा लेते हैं तो भी अगर पैसा डूबना है तो भी डूब जाएगा। वो है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, जो मेरे हाथ में नहीं है। मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए, इक्विटी के रिटर्न्स कम हो गए, कुछ भी इस तरीके से, रिसेशन आ गया। आप समझ रहे हैं बात को? ये होती है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। मार्केट आपको जो बदले में देता है, जो रिटर्न देता है, वो केवल नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बियर करने के लिए देता है। डाइवर्सिफाइबल रिस्क बियर करने के लिए मार्केट रिटर्न नहीं देता। कहता वो तो आपकी दिक्कत थी ना, आपको सोच समझ करके नहीं करना चाहिए था इन्वेस्ट। तो ये जो बीटा होता है, ये आपसे इतनी कोई कहानी पूछेगा नहीं, बट मेरी थ्योरी है कि जब बच्चे को समझाओ तो थोड़ा सा उसके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल रट्टू तुता मत बनाओ। बीटा जो होता है वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को मेजर करता है। कौन सी रिस्क को मेजर करता है? एक होती है डाइवर्सिफाइबल, एक नॉन डाइवर्सिफाइबल। जो टोटल रिस्क होती है, टोटल रिस्क मतलब कौन सी? डाइवर्सिफाइबल प्लस नॉन डाइवर्सिफाइबल मिला करके टोटल रिस्क को मेजर करता है स्टैंडर्ड डिविएशन। हो सकता है स्कूल में कभी आपने एसडी पढ़ा हो, एसडी हम निकलवाएंगे, नहीं टेंशन ना लो। तो ये एक एसडी का ऐसे साइन होता है, आपने कभी पढ़ा हो आधा ना की तरह, कभी अगर सुनाओ कभी। एसडी जो होता है वो टोटल रिस्क को मेजर करता है। टोटल रिस्क मतलब डाइवर्सिफाइबल, नॉन डाइवर्सिफाइबल। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन में से हम डाइवर्सिफाइबल रिस्क हटा देते हैं, केवल नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बचती है, वो मेजर करता है बीटा। तो इस फॉर्मूले में बीटा यूज करते हैं, एसडी यूज नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और समझा दें तो बीटा एक बार पढ़ा दें, क्या लिखा है बीटा क्या है सर? यहां से पढ़ना पहले। बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क कोफिशिएंट। सर ठीक है, देखो ये जो आपकी नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होती है ना, वही बीटा होता है। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क के और भी नाम होते हैं। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं, मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क होती है ना, डाइवर्सिफाइबल रिस्क जिसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसके जो और नाम होते हैं, जैसे इसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, उसका होता है नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। इसका मार्केट रिस्क, उसका नाम होता है नॉन मार्केट रिस्क। तो आप पढ़िए, बीटा सिस्टमैटिक रिस्क कोफिशिएंट है, सिस्टमैटिक रिस्क बताता है, या आप कह सकते हैं बीटा मार्केट रिस्क बताता है, या आप कह सकते हैं मार्केट रिस्क वो रिस्क है दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे। इन शॉर्ट आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, बीटा मींस नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। That cannot be diversified away means non diversifiable, यानी जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। दुनिया जान में आप कुछ भी कर ले, आप खत्म नहीं कर सकते। जैसे आपका एग्जाम है, आपका पेपर है, आपको पता है पहले से डेट तारीख तय हो जाती है, सब कुछ पता है, तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अच्छे से पढ़ के जाना, खूब प्रैक्टिस करके जाना, है ना, बढ़िया से सब कुछ अच्छे अच्छे करके जाना, ये आपके हाथ में। पेपर कैसा आएगा ये आपके हाथ में है, यस और नो? नहीं। तो जो आपके हाथ में है वो है डाइवर्सिफाइबल रिस्क, पेपर कैसा आएगा वो है नॉन डाइवर्सिफाइबल। बट आपके हाथ में जो है उसको तो खत्म करिए, और जो दूसरे हाथ में है वो सभी के लिए रहेगा, फिर तो आपके लिए थोड़ी ना रहेगा, सबके लिए रहेगा सेम पेपर। यहां तक आप समझ में आई बात? अच्छा, इसके अलावा ये आरएम क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूं। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, अगर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप पास तब भी हो जाओगे, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया। देखिए है क्या, देखो कभी आपने इंडस्ट्री वर्ड सुना है? एक होती कंपनी, एक होती इंडस्ट्री। अंतर क्या होता है इंडस्ट्री और कंपनी में? वेरी गुड। यानी जैसे सपोज करो कि बैंकिंग सेक्टर एक इंडस्ट्री है, और उसके अंदर बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, प्राइवेट बैंक में जाए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, बहुत सारे। इंडस्ट्री ओवरऑल होती है जिसके अंदर बहुत सी कंपनी, मान लो एफएमसीजी एक इंडस्ट्री है, अब उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां छोटी 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 अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही हैं। या सोप एक इंडस्ट्री है, अब सोप की तो कितनी कंपनियां होंगी कि लक से ना लीजिए, है ना, पियर से ना लीजिए, आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा, जो भी कंपनी, बहुत सी कंपनियां होंगी। जो पूरी इंडस्ट्री होती है, ये जो पूरी इंडस्ट्री होती है, इसकी हम लोग हमेशा रिस्क एज्यूम करते हैं कि 1 होगी। इंडस्ट्री की ऑन एन एवरेज रिस्क एज्यूम कितनी करते हैं हम लोग? कि उसका बीटा हमेशा 1 होगा। ऐसी एजम्पशन रहती है मार्केट में, ऐसी एजम्पशन एफएम में, ऐसी एजम्पशन है कि ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री की रिस्क 1 होगी। अब मान लीजिए आपको
अपना, मान लीजिए ये एक सोप की बात कर रहे हैं, ये कंपनी है लेट्स से टाइड बनाती है। इसकी रिस्क जब हमने देखी तो इसकी रिस्क 1.5 थी। अब इसके अंदर मतलब अलग अलग जो कंपनियां है ना, किसी की हो सकता है रिस्क 1 से ज्यादा हो, किसी की हो सकता है रिस्क 1 से कम हो, किसी की हो भी, ये भी हो सकता है किसी की एग्जैक्टली 1 हो, ये भी हो सकता है। अलग अलग, ये तो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूं ना, इतने गोले नहीं होंगे प्रैक्टिकल जीवन में, इतनी ऐसे इतनी कंपनियां होंगी कि मक्खियां निमडाएंगी। आज की तारीख में कंपटीशन कितना है। तो पर्टिकुलरली आपकी रिस्क कितनी है, वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी। और आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, हम लोग हमेशा मानते हैं कि उस इंडस्ट्री को ऑन एन एवरेज रिस्क है 1। और हम करते क्या है, हम ये चेक करते हैं कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न देती है। ये इंडस्ट्री, कंपनी नहीं बात कर रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए एफएमसीजी इंडस्ट्री, तो एफएमसीजी इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न देती है। एवरेज कैसे निकलता है, सारी कंपनी जितना रिटर्न दे रही है उनका सबका टोटल डिवाइड बाय जितनी कंपनी है। तो ऑन एन एवरेज मान लो, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो हमने देखा कि ऑन एन एवरेज ये रिटर्न देती है, जिसको आरएम बोलते हैं हम लोग, कितना मान लें सर, मान लेते हैं बेटा 18% का। कितना परसेंट रिटर्न देती है, ये 18% देती है ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री। आप समझ रहे हैं, और इंडस्ट्री का बीटा कितना 1। और हमने जब मार्केट का रिटर्न चेक किया रिस्क फ्री वाला, तो हमको पता चला कि रिस्क फ्री रेट चल रहा है मान लो 8% का। कितने परसेंट का, 8%। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा समझाओ, मैं समझाता हूं। अगर मैं बिल्कुल रिस्क ना लेना चाहूं तो मैं क्या करूं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूं और 8% कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो पता है मार्केट हमको जो रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज वो 18% का रिटर्न देता है। कितने परसेंट, यानी रिस्क के लिए 10% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। सर ये 10 कैसे आ गया, 8% तो रिस्क फ्री मिल ही रहा है ना, आप 18 दे रहे हो तो रिस्क लेने के लिए कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 10 एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब ये समझे, 18 माइनस 8, 10 एक्स्ट्रा दे रहे हो। कितनी रिस्क के लिए 10 एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1 रिस्क के लिए। जब रिस्क अगर 1 है, रिस्क अगर 1 है तो आप जो रिटर्न एक्स्ट्रा दे रहे हो वो दे रहे हो हमको 10% का। जब रिस्क अगर 1 है तो रिटर्न एक्स्ट्रा कितने परसेंट दे रहे हो, 10। अब अगर मान लो हमें किसी कंपनी का निकालना है, कि जैसे मान लो इस कंपनी में हमें कितना रिटर्न चाहिए होगा, तो हम देखेंगे इस कंपनी की रिस्क कितनी है, बताओ इस कंपनी कितनी रिस्क है 1.5। तो हम ये करते हैं कि जब एक रिस्क के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न 10 चाहिए तो 1.5 रिस्क के लिए कितना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो यूनिटरी मेथड अगर हम करें तो क्या बनेगा बता सकते हैं, 10, देखो यूनिटरी मेथड पता है ना आपको, ये डिवाइड बाय ये इंटू ये, बाकी तो भी फॉर्मूला आएगा ही आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। 10/1 इंटू 1.5 कितना होता है 15। यानी अगर 1.5 रिस्क है तो 15% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। एक्स्ट्रा मतलब सर कि 8 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 15 और चाहिए, 15 और 8 15, 8 23 ना, 23% रिटर्न आया इसका। क्या किया सर, कुछ नहीं, आप टेंशन ना लो, जिनको नहीं गया बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम फॉर्मूले पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं 2-3 कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश करो कि फॉर्मूला बनाया कैसे गया, क्या लॉजिक रहा उस फॉर्मूले के पीछे। तो अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को बिल्कुल टेंशन में डालना। ये सिंपल ये है कि सर अगर हम एक रिस्क लेते हैं तो मार्केट हमको 18% का रिटर्न देता है, यानी रिस्क फ्री के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा देता है 10% का। तो अगर किसी कंपनी, हमने सोचा आरएसपीएल में इन्वेस्ट करते हैं, आरएसपीएल का बीटा निकाला तो बीटा आया 1.5, तो अगर एक रिस्क के लिए 10 का एक्स्ट्रा रिटर्न है तो 1.5 रिस्क के लिए 15 का एक्स्ट्रा रिटर्न होना चाहिए। एक्स्ट्रा मतलब 8 तो रिस्क फ्री में मिल ही रहा था, यानी ओवरऑल आप हमको 23% कम से कम दो। तो अगर आरएसपीएल की कॉस्ट पूछे तो 23% है, समझे। मान लो हमने दूसरी कंपनी निकाली, इसी में हमने टाइड निकाला, उसका बीटा, ये सब एज्यूम्ड फिगर है, ठीक है ना, ये मेरे मन में जो आ रहा है मैं बीटा उतना मान ले रहा हूं। मैंने टाइड निकाला और मान लो टाइड का बीटा है 0.8। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि टाइड का मेरा कितना, अगर टाइड में इन्वेस्ट करता हूं, देखो जैसे मान लो ये जैसे घड़ी साबुन है तो यहाँ 1.5 का बीटा है, तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि रिस्क ज्यादा है। टाइड का बीटा कम है तो मेरी एक्सपेक्टेशन कम भी होगी, मैं कहूंगा यार ठीक है कम भी दे देगी तो भी चलेगा क्योंकि रिस्क कम है। भाई रिस्क के हिसाब से रिटर्न चाहिए, रिस्क अगर बढ़ेगी तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कहता है रिटर्न भी ज्यादा तो तभी ज्यादा रिस्की में इन्वेस्ट करेंगे। अब इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेशन अपनी निकालूं तो कैसे निकलेगी कि एक रिस्क के लिए मार्केट हमको 10% एक्स्ट्रा देता है। एक रिस्क के लिए 10, आप समझ गए ना, ये मार्केट की रिस्क एक, 10% एक्स्ट्रा कैसे, 18 माइनस 8 किया तो 10,
तो एक रिस्क के लिए अगर मार्केट 10% एक्स्ट्रा देता है तो 0.8 रिस्क के लिए हमें कितने परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए होगा? 0.8 के लिए बताओ क्या करें आप? यूनिटी मेथड लगाओ तो क्या करोगे? 10/1 इंटू 0.8 यानी कितना हो जाएगा? 8 प्लस आपको 8 ये वाला तो चाहिए ही था रिस्क फ्री वाला, यानी इसका 16% भी देगी तो मेरा काम हो जाएगा। इसी का बस फॉर्मूला बना दिया गया। अगर इसी को मैं फॉर्मूले में लिखूं तो फॉर्मूला ये है कि साहब आप के निकालने के लिए पहले ये थोड़ा डिलीट करें, के निकालने के लिए आप आर एफ पकड़ो, मैं भी लिख के बताता हूं, प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं यहां पे, देखना इधर, और इसको फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूं, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आपको तो एग्जाम में केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, बट आप समझिए फॉर्मूले से भी कैसे आएगा। आर एफ बताओ, जैसे अगर मान लो मैं पहले ये 1.5 वाले बीटा के लिए निकाल रहा हूं, आर एफ रिस्क फ्री रेट कितना है इसी डेटा में देखता हूं 8, तो 8 मैं जानबूझ के ना परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा हूं ताकि आखिरी में जो आंसर आएगा वो अपने आप परसेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। 8 प्लस आर एम माइनस आर एफ, आर एम कितना है 18, आर एफ कितना है 8, और जिस कंपनी का हम निकाल रहे हैं हम ये 1.5 वाले बीटा का निकाल रहे हैं, इसका बीटा है 1.5, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या होता है 8 प्लस ये 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 1.5 यही हो जाएगा। तो अगर इसको आप देखें तो 8 प्लस 15 यानी 23। अब आप देखिए बिना फॉर्मूले के और ये जो फॉर्मूला लगाए दोनों एक ही चीज है, बस समझ पाए। ये देखिए सर क्या किया था अपने ने, एक बीटा के लिए 10 का रिटर्न एक्स्ट्रा, तो 15 के 1.5 बीटा के लिए कितना एक्स्ट्रा, तो आपने क्या किया था 10 अपॉन, इधर देखना क्या किया था 10 अपॉन 1 इंटू 1.5। अच्छा किसी चीज को डिवाइड बाई 1 करो या ना करो एक ही बात है, हमेशा इंडस्ट्री का बीटा हम लोग 1 ही एज्यूम करते हैं, तो फॉर्मूले में इसलिए यहां पे डिवाइड बाई 1 नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि डिवाइड बाई 1 करो या ना करो। तो आपने देखिए आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने 10 इंटू 1.5 ही तो किया, तो यहां पे भी क्या कर रहे हो 10 इंटू 1.5 15 आया, फिर आखिरी में 8 जोड़ा था। या फिर आप 0.8 वाले का एक बार और चेक करो तो आपको शायद दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए। मेरी कोशिश है कि आपके दिमाग में फॉर्मूला थोड़ा बैठ जाए। के इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर से अगर लिखें, क्या फॉर्मूला है बोलो, आर एफ, जितनी बार आप बोलोगे बोलिए देख देख के बोलो, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब बताओ ये 0.8 वाले के लिए निकाले, आर एफ कितना ले, आर एफ तो 8 हमने माना है, प्लस आर एम कितना 18 माइनस आर एफ 8 और बीटा कितना 0.8। सॉल्व करें तो 8 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 0.8, 18 माइनस 8 10, 10 इंटू 0.8 कितना होता है 8, और 8 प्लस 8 करोगे तो अपने आप आपका वही आंसर आ जाएगा, के इज इक्वल टू 8 प्लस 8 यानी 16%। अगर मान लो किसी कंपनी का बीटा भी 1 ही होता, जैसे एक और हमने ये एग्जांपल लिया ना ये वाला, ये किसी कंपनी का बीटा भी 1 ही होता और इसका अगर हम के ही निकालते तो पता है कितना आता, जब मार्केट का बीटा 1 है तो इसका रिटर्न कितना है 18, तो इसका बीटा 1 है तो इसका भी 18 ही आता। मैं चेक कराता हूं कैसे, अगर मैं निकालता, पहले फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए, चलो जा रहा है दिमाग में कि पूरा बाउंस हो रहा है, टेंशन ना लेना, फॉर्मूले से आ जाएगा आपको। अगर मैं के ही निकालूं, आर एफ 8 प्लस आर एम 18 माइनस 8 और बीटा हमने माना है कितना है इसका 1, सॉल्व कर पाओगे आप इसको, सॉल्व करो 8 प्लस 10 इंटू 1, 8 प्लस 10 कितना 18, जाहिर सी बात है मैं पहले ही पता था, मैंने आपको बताया था ना, अगर बीटा 1 है तो मार्केट रिटर्न 18 ही तो है, तो अगर आपका बीटा 1 है तो 18 ही है। 1 से ज्यादा बीटा है, 1 से ज्यादा बीटा है तो के ही जो है वो आरएम से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। जब आपने देखा 1 से ज्यादा बीटा है तो के ही 23% आ रहा था, और 1 से कम बीटा उस कंपनी का तो आपका के ही आरएम से कम आएगा, जो आपने यहां पे देखा कि 16% पे ही संतुष्टि मिल गई थी। ठीक है, अब आपसे ये सब कोई नहीं पूछेगा, ये आपके सिर्फ दिमाग के लिए है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो बस आप इतना काम कर देंगे तो इंस्टीट्यूट गदगद हो जाएगा आपसे, बिल्कुल माला पहना के आपका सम्मान करेगा। देखिए क्या लिखा है, के का मतलब के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ है रिस्क फ्री रेट या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, आर एम इक्विटी मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न या इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है ना। या आप समझने के लिए ऑन एन इंडस्ट्री, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का रिटर्न कितना है। एम फॉर मार्केट, आरएम में एम फॉर मार्केट, आर फॉर रिटर्न, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ मार्केट,
ठीक है ना। बी है सिस्टमैटिक रिस्क। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, चलिए साथ में करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी के निकालना है फॉर ए कंपनी हुज रिस्क फ्री रेट है 10%, इक्विटी का मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न है 18%, बीटा इज 0.5। जरा एक एक चीज हमको बताना, निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी केई। ये क्या दिया है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर फॉर्मूला देखो आप तो फॉर्मूले में क्या चीज है? आरएफ है। सर ये इक्विटी मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? 18%, आरएम है। और ये बीटा क्या है? मतलब बीटा तो बीटा ही है। क्या आप एक बार कोशिश करोगे? ये फॉर्मूला पहले लिखना फिर कोशिश करना। निकाल लिया आपने कितने परसेंट? अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी एक बार कोशिश करो, फिर मैं यहां सॉल्व करता हूं। फोर्टीन आ रहा है? कितने बच्चों का 14 आ रहा है? वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर दो, कितना आ रहा है? श्रेया, लवलीन, पूनम, समरा, कशिश, जितने भी ऑनलाइन हैं आंसर दीजिए। तो बड़ा आसान है, अगर ये फॉर्मूला दिमाग में आपके बैठ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखा? के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। बीटा के लिए आप थोड़ा सा ये बीज होता है और डंडी ऐसे बड़ी बढ़ा देते हैं, जो फॉर्मूला टाइप होता है ना उसमें पूरा प्रॉपरली नहीं बन पाता जैसे। तो के इज इक्वल टू आर एफ कितना? 10। सर इसे 10% है। हाँ बेटा, सर अपन 10% को 10 ही लिखे कि 10 अपॉन 100 यानी 0.1 लिखे? अब दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप 0.1 लिखो तो फिर जो आरएम है 18% उसको भी आप 18 अपॉन 100 यानी 0.18 लिखना। तो आपका जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, आखिरी में इंटू 100 कर देना तो भी 14% आ जाएगा, या परसेंट का साइन हटाना ही नहीं। दोनों में आप जो करोगे आंसर सेम ही आएगा। नहीं हटाओगे तो बाद में दोबारा 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर पूरा 10 ले रहे हो तो फिर से 100 मल्टीप्लाई नहीं कर देना, नहीं तो 1400% आ जाएगा, 1400%। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 10 प्लस 18 का हमारा आर एम माइनस सर आर एफ 10 और बीटा सर कितना है? 0.5। इसका मतलब समझे, बीटा 0.5 कि इंडस्ट्री में जितनी रिस्क है उसकी आधे रिस्क इस कंपनी की। ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री की रिस्क कितनी होती है? हमने बताया 1, और बीटा अगर इस कंपनी का 0.5 है यानी उसका ही आधी रिस्क इसकी है। अगर आप पहले बिना फॉर्मूले के दिमाग से सोचें, मार्केट एक रिस्क के लिए, समझ पाओगे मेरी बात? मैं बोलूं कि रहने दूं? बोलूं। मार्केट एक रिस्क के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है? एक्स्ट्रा कैसे निकलता है? आर एम माइनस आर एफ। कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है एक रिस्क के लिए? जरा बताओ। 18 माइनस 10, 8% एक्स्ट्रा दे रहा है मार्केट एक रिस्क के लिए। 8% कैसे आया? आर एम 18 आर एफ 10, 8% एक्स्ट्रा दे रहा है एक रिस्क के लिए। आपकी रिस्क कितनी है? आधी। तो अगर एक रिस्क के लिए 8% एक्स्ट्रा है तो आधी रिस्क के लिए कितना मिलना चाहिए? 4 एक्स्ट्रा, आरएफ से ज्यादा। और आरएफ कितना? 10, 10 प्लस 4 14, 14% आंसर होगा। अब समझ गए बात को? लेकिन आपको तो फॉर्मूला है, कोई टेंशन नहीं, आप लिख के करेंगे प्रॉपर तरीके से, फॉर्मूला लिख के करिएगा। तो 10 प्लस 8 इंटू 0.5 और आपका ये हो जाएगा 10 प्लस 4, फिर k इज इक्वल टू 14 और परसेंट का साइन मैंने लगा दिया है। रीजन मीन मैंने परसेंट का साइन इंपैक्ट ऊपर से नहीं हटाया था, मतलब मैं परसेंट का इंपैक्ट हटा के भी कर सकता था, वो भी एक बार करके दिखा दे रहा हूं आपको। ऐसे भी कोई बच्चा अगर करके आएगा जो मैं कर रहा हूं तो भी गलत नहीं है। ये तो सबने निकाल लिया 14, अगर आप ऐसे निकालोगे ना तो भी गलत नहीं माना जाएगा। मतलब कैसे? फॉर्मूला आप यही लिखोगे, के देख रहे हैं इधर? हाँ बोलो, हाँ देख रहे हो? देख रहे हो, चलो। के इज इक्वल टू आर एफ में 10%, बताओ 10% मतलब कैलकुलेटर में करो, 10 अपॉन 100 करो, 0.1 प्लस आर एम 18 को डिवाइड बाई 100 करो, 0.18 माइनस आर एफ 0.1 और बीटा तो खुद ही 0.5 ही है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा सर? 0.1 और प्लस ये क्या हो जाएगा? 0.18 और 0.08 इंटू 0.5, तो ये कितना बचेगा नीचे? अगर यहां लिख रहा हूं के इज इक्वल टू 0.1 प्लस ये मल्टीप्लाई में कितना बचेगा? 0.04। अब आप दोनों को जोड़ दो
तो ये हो गया 0.14 और फिर आखिरी में 100 फॉर्मूले में नहीं लिखना, बस मल्टीप्लाई लेकिन करके दिखाना, वो आपको करना पड़ेगा 0.14 इंटू 100 14%। तो आप ऐसे भी करोगे तो भी ठीक है, ऐसे भी करोगे अगर ये वाला कैपेम का तो भी ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। कैपेम में आप परसेंट का साइन नहीं भी हटाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, समरा सही आंसर, श्रेया सही आंसर। ये समझ में आया। टोटल अपने को कई निकालने के कितने अप्रोचेस पढ़ने हैं? 4। पहला कौन सा पढ़ा? कैपेम। क्या बोलते हैं इसको? बोलो मेरे साथ। CAPM नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैपेम। बोलो मेरे साथ, कैपेम। बोलो कैपेम, बोलो कैपेम। फुल फॉर्म बोलो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बहुत फेमस फॉर्मूला है, मतलब आज भी प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत जगह पे कैपेम का फॉर्मूला यूज होता है कई निकालने के लिए। और ये आप समझ करके चलिए कि पूरे पेपर में एक क्वेश्चन कैपेम का बनता है, मतलब इसकी आने की संभावना बड़ी रहती है, बहुत ज्यादा संभावना रहती है। केवल इसी चैप्टर में नहीं, एफएम में, डिविडेंड डिसीजन में हो सकता है कैपेम पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, कैपेम का ही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में, जैसे ये केई का फॉर्मूला है ना, देखना इधर ध्यान से देखना, दिख रहा है आपको केई का फॉर्मूला? हो सकता है एग्जाम में ना आपको आरएफ दे दे, आरएम दे दे, बीटा दे दे और केई निकालने के लिए कहे तो आप निकाल लोगे, अपने अभी किया। या फिर कई बार ऐसा भी करता है इंस्टीट्यूट कि एग्जाम में आपको वो आरएफ दे देगा, केई दे देगा और बीटा दे देगा और आरएम पूछ लेगा, तो भी आप निकाल लोगे, यस और नो? पक्का? ठीक है, तो जो भी देगा जाहिर सी बात है, इसमें बेसिकली 4 वेरिएबल हैं, केई, एक आरएम, एक आरएफ और एक बीटा। इन 4 में जो 3 चीजें दे देगा चौथी निकल आएगी। इसके अलावा हमको ये बताओ, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें ये कैसे समझ में आ रहा था पढ़ के कि केई निकालना है? ये कहां लिखा था कि केई निकालो? बिल्कुल सही, पहली लाइन में लिखा था कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये तो आंसर आपने दे दिया। जो मेन क्वेश्चन है मेरा वो ये है, ये कैसे समझ में आया कि यहां कैपेम से निकालना है? क्वेश्चन ने तो बोला नहीं कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एज पर कैपेम मॉडल। एग्जाम में कैसे समझोगे कि कैपेम का फॉर्मूला लगाना है? डेटा देख करके, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, बीटा दिया है, तो आप समझो कैपेम ही लग सकता है और कोई लग ही नहीं सकता। आप समझे बात को? एग्जाम में हो सकता है आपको ये ना बोले कि किससे लगाओ, लेकिन आप डेटा देखो क्या चीज दी है और क्या लग सकता है, इसमें और कुछ लग ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? तो पहला अप्रोच हो गया अपना कैपेम। दूसरा डिविडेंड यील्ड मेथड। सर इससे भी क्या निकलेगा? सबसे के ही निकल रहा है बेटा। सर सबसे के ही सेम निकलेगा? नहीं, अलग अलग निकलेगा, जैसा डेटा होगा वैसा फॉर्मूला लगेगा। सर क्या मेथड है ये? डिविडेंड यील्ड मेथड। ये मेथड क्या है मैं आपको पहले समझाता हूं। ये मेथड ये कहता है कि कुछ शेयर होल्डर केवल डिविडेंड पे फोकस करते हैं कि साहब एक कंपनी कितना डिविडेंड बांटती है या कितना डिविडेंड बांटेगी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन केवल कहां तक सीमित है? डिविडेंड तक। तो जब डिविडेंड तक उनकी एक्सपेक्टेशन सीमित है तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उनके डिविडेंड तक ही से निकालनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले वाइज बात करें तो आप नीचे देख सकते हो, बड़ा सिंपल है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस और इनटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज चाहिए, यानी डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर बोलो मेरे साथ, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन। अब पढ़ते हैं जरा ऊपर क्या लिखा है, डिविडेंड यील्ड मेथड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, कह रहे इसका और भी जो नाम है क्या? डिविडेंड अपॉन प्राइस रेशियो मेथड। तो नाम में ही देखो फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन प्राइस, यही तो फॉर्मूला है, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, या डी अपॉन पी, डी फॉर डिविडेंड, पी फॉर पी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी थिंकिंग। सर कैसे, क्या थिंकिंग पे? दैट व्हेन एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज सेविंग इन ए कंपनी, जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जमा करता है, अपनी सेविंग्स को जमा करता है, बचत को, तो उसको बदले में क्या चाहिए? मेथड क्या कह रहा है? ही एक्सपेक्ट्स डिविडेंड एटलीस्ट एट करंट रेट ऑफ रिटर्न, की जितना अभी आप दे रहे हो उतना तो हमको भी देना। मान लो पिछले साल 10 बांटा तो हमको भी 10 ही देना। ये देख करके इन्वेस्ट कर, जाहिर सी बात है हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? पहले तो हिस्ट्री चेक करके आते हैं ना उस कंपनी की, कि कैसा कैसा परफॉर्म किया, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिजल्ट्स रहे, यही तो आप चेक करते हैं। तो कह रहा है जितना दे रहे हो उतना तो कम से कम देना। एज सच कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर, कितना दोगे इस फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड विच द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम ए कंपनी। और केई को अगर फॉर्मूला कहे तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। देखिए जैसे आपने प्रेफरेंस पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर में भी जो अपन केपी निकालते थे वो पहले आफ्टर टैक्स ही निकलता था, क्योंकि चाहे प्रेफरेंस का डिविडेंड हो चाहे इक्विटी का डिविडेंड हो, ये इनकम टैक्स में अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो इसलिए जब भी निकलता है तो पहले आफ्टर टैक्स ही निकलता है। और वहां पे भी अगर हमें बिफोर टैक्स बनाना हो रहा था
बनाना पड़ रहा था, तो पहले हम केपी निकाल रहे थे आफ्टर टैक्स, जो भी फॉर्मूला लगा रहे थे, और उसके बाद केपी बिफोर टैक्स के लिए क्या कर रहे थे, केपी आफ्टर टैक्स डिवाइड कर रहे थे 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहां पे भी जितने भी ये फॉर्मूले जैसे डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, इन सबसे केई जो निकलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आफ्टर टैक्स निकलेगा। अगर कोई कहे कि बिफोर टैक्स निकाल दो, तो पहले हम आफ्टर टैक्स निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, केई बिफोर टैक्स के लिए वही चीज याद करेंगे, केई आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स। सेम तरीका सेम रहेगा, जो प्रेफरेंस में अपन आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स बना रहे थे, वैसे ही केई आफ्टर टैक्स उठा लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। तो ये जो लिखा है केई क्या निकल रहा है, ये आफ्टर टैक्स, ये जितना भी निकलेगा सब आफ्टर टैक्स ही निकलेगा, ठीक है। और वेयर केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डीपीएस का मतलब है करेंट डिविडेंड पर शेयर या कैश डिविडेंड पर शेयर, या सिर्फ आप डिविडेंड पर शेयर भी याद कर लोगे तो चलेगा। एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर। यहां तक बात आपके दिमाग में गई? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। करें, चलिए। शिक्षा लिमिटेड हैज इशूड क्या 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड। 20,000 इक्विटी शेयर है, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये है, 100 रुपए का एक शेयर। द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 160 पर शेयर। द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। के ही निकालना है, तो सबको समझ आ गया। अब यहां पे हम कैपेम का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? आपको समझ में आ गया, डेटा वो है ही नहीं भाई, आर एम बीटा ये सब तो डेटा ही नहीं। तो अपन ये डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और पहले सबसे पहले आप भी कॉपी खोल लीजिए, हम लोग साथ में करते हैं। तो के इज इक्वल टू, और सर ये क्या निकलेगा, ये आफ्टर टैक्स ही निकलेगा। लिखना हो तो लिखो, ना लिखना हो तो मतलब ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो के जो निकलेगा सर, ये कैसे निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, और सर परसेंट में चाहिए इसलिए इंटू 100, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर कहां दिया है आप बता सकते हैं? द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹8 अपॉन मार्केट प्राइस। पहली लाइन में जैसे लिखा था, शिक्षा लिमिटेड हैज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 160, तो हम 100 उठाएं कि 160 उठाएं? 160 मार्केट प्राइस से डिवाइड होना है, ठीक है। तो अपॉन 160 इंटू 100 करो, जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करो। 5, तो 5% हमारा आंसर। बड़ा सिंपल है साहब, कुछ नहीं करना, क्या करा, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर यहां पे मैं आपसे कहूं कि बिफोर टैक्स निकाल दो, तो निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? हम तो नहीं निकाल पाएंगे। सोच लो पहले कैसे निकालोगे। हाँ, तो कैसे निकालने लग गए? रुका तो करो, 1 मिनट दिमाग को भी सोचने का मौका दिया करो। जैसे कोई कह रहा कौवा कान लेके आप कौवे के पीछे भाग गए, पहले देख तो लो कान है कि नहीं। या नहीं निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? टैक्स रेट नहीं दिया, अगर दिया होता तो निकाल लेते आप, ठीक है ना जी। क्लियर? तो जरूरत नहीं है इसमें, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं और डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करो और बताना कि इसमें कैपेम लगेगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा आप बताना मेरे को। कॉपी में क्वेश्चन नोट करो, छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा सा आपको देता हूं। बोलू, फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जल्दी लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये भी लाइन रिपीट करें। फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेक्स्ट लाइन में डिविडेंड पर शेयर ₹4, मार्केट प्राइस पर शेयर 18 रुपीज, 18 18 18 18 18 18। करो, क्वेश्चन खत्म हो गया, करो। 22 पॉइंट, ठीक, सही है, हो गया। तो क्या किया आपने? कुछ नहीं, 4/18 इंटू 100, तो 22.22% आप इसको लिख। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट लाइन में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो
एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। तुम लोग पूरी लाइन लिख लेना, डायरेक्ट आरएम ना लिखना, ताकि एग्जाम, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन कि एग्जाम में अगर ये लिख के आए तो पहचान लो कि आरएम है। अभी केवल आरएम लिख लोगे तो बाद में जब रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन पूरा लिख लिया करो। फिर से बोल दे रहा हूँ, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले बोला है, उसके बाद रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है नेक्स्ट लाइन में बोला है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 12%, 12%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 12%। और फिर नेक्स्ट लाइन में बीटा कोफिशिएंट, बीटा कोफिशिएंट, बीटा कोफिशिएंट की स्पेलिंग COEFFICIENT, बीटा कोफिशिएंट 0.8 करिए, 0.8, 10.6%। फॉर्मूला लिख करके उम्मीद है आपने सही से किया होगा। इजी है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक। ये जो फॉर्मूले में RM माइनस RF होता है ना, सबका आ गया? ये आंसर कितना है पहले तो बताओ? 10.6%, सबका आ गया ना? ठीक है। अब इधर एक चीज और समझा रहा हूं, ये जो फॉर्मूले में RM माइनस RF होता है ना, इसको रिस्क प्रीमियम के नाम से भी बोला जाता है। यहां पे लिख लेना आप भी नेक्स्ट लाइन में, RM माइनस RF is also known as रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब वही कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, इज ऑल्सो नोन एज रिस्क प्रीमियम। मतलब अगर ना एग्जाम में कई बार ऐसा दिया होता है कि आपको, जैसे क्वेश्चन लिखवा ही देता हूं, एक एग्जांपल लिखो, मैं समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल, RF, या ऐसे लिखो रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट 10%, रिस्क फ्री रेट 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम, नेक्स्ट लाइन में मार्केट रिस्क प्रीमियम 14%, बीटा 1.2, नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट रिस्क प्रीमियम 14%, 14, और बीटा 1.2 है 14.8। ओके, बाकी लोग भी अगर निकाल ही रहे हैं तो फिर कितना आया? 14.8। कितने बच्चों को 14.8 आ रहा है? हैंड रेस करो। 14.8 आ रहा है किससे बच्चों का? हैंड रेस करो एक बार फिर से, 14.8 वाले। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो प्यारे, मेरी बात सुनो भाई साहब, यहां 14.8 नहीं आएगा, गलत आंसर है। आपको मैंने जो दिया है ये रिस्क प्रीमियम दे दिया। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब अभी तो समझाया कि मार्केट रिस्क प्रीमियम मींस कि इन्होंने ऑलरेडी RM माइनस RF करके दिया है। अब समझिए, RM, यही तो लाइन लिखवाई, RM में जब RF माइनस हो जाता है तो इसको बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। तो कई बार ना एग्जाम में रिस्क प्रीमियम के नाम से दे देता है, तो रिस्क प्रीमियम मींस RM नहीं दिया इसने। क्या दिया इसने आपको? RM माइनस RF दिया। क्या दिया इसने आपको? RM माइनस RF दिया। अब निकालो, समझे? फॉर्मूला यही रहेगा। हाँ आप सही आ रहा है। तो केई जो है, और कुछ बच्चों ने पहले ही सही निकाल लिया था, केई का फॉर्मूला मैंने, चलो दोबारा एक बार लिख दूं क्या? ये लिखा ही हुआ है लेकिन लिख देता हूं। उसमें बेटा अपने को देखो क्या क्या दिया है। के इज इक्वल टू सर RF 10 है, प्लस ये
आर एम माइनस आर एफ दिया है 14 का, आर एम 14 नहीं है। अब समझ रहे मेरी बात को, आर एम में आर एफ माइनस हो गया तो है 14, और बीटा कितना दिया हुआ है 1.2। तो आप जब इसको करेंगे तो 10 प्लस 14 इंटू 1.2 16.8, तो आपका सही आंसर होगा 26.8। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, परसेंट लगा देना कि एग्जाम में ना पढ़ के करना कि क्या दिया है, आरएम दिया है कि आरएम माइनस आरएफ दिया है। तो आरएम जब भी दिया होगा तो आपको रिस्क प्रीमियम इस तरीके के नाम से दिया होगा, ए आरएम माइनस आरएफ दिया होगा तो रिस्क प्रीमियम के नाम से दिया होगा, और आरएम दिया होगा तो मार्केट रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो या रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इस तरीके के नाम से दिया होगा। ठीक, दो मेथड समझ गए, कैपेम का एक डिविडेंड का। कैपेम का फॉर्मूला बोलो मेरी तरफ देख के, बोलो। K इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला बोलो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। अब अगला, जैसे एक हो गया डिविडेंड का, कुछ लोग केवल डिविडेंड पे फोकस करते हैं, और कुछ जो थोड़े समझदार हैं वो अर्निंग पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं, अर्निंग पे। और अगला मेथड अर्निंग यील्ड मेथड का, बिल्कुल जैसा डिविडेंड का था उसी हिसाब से ये फॉर्मूला बना है। वहां पे डिविडेंड यील्ड में हम करते क्या थे, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। यहां डिविडेंड की जगह क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर, यानी वहां डिविडेंड था यहां अर्निंग, वहां डिविडेंड अपॉन मार्केट, यहां अर्निंग अपॉन मार्केट, यानी फॉर्मूला बनेगा अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। क्योंकि ये लोग थोड़े समझदार होते हैं, ये जानते हैं कंपनी ने अगर 5 कमाए और 3 बांटे, जो 2 नहीं बांटे वो भी तो है हमारे ही, वो पॉकेट मनी वाला एग्जांपल कि इकलौती संतान है तो पापा जितना भी कमा कमा के जोड़ रहे हैं सब आप ही के ऐशो आराम के लिए जोड़ रहे है ना। तो पढ़ के देखते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग्स अपॉन प्राइस रेशियो मेथड। फॉर्मूले में नाम में ही लिखा हुआ है अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस या ईपी रेशियो। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि मार्केट प्राइस शेयर का जो है वो बेस्ड होता है उसकी अर्निंग पे। किस पे बेस्ड होता है, अर्निंग पे। तो अगर के निकालना है तो जाहिर सी बात आफ्टर टैक्स निकलेगा ईपीएस अपॉन एमपी। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, एमपी का फॉर्म मतलब वही है मार्केट प्राइस पर शेयर। क्वेश्चन है, चलिए साथ में करते हैं, आइए आइए। क्वेश्चन 9, शिक्षा लिमिटेड हैज इश्यूड 1000 equity share of rupees 100 each as fully paid. It has earned a profit of rupees 10,000 per tax after tax. Profit means earning. बट ये जो 10,000 रुपए है, इट हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 आफ्टर टैक्स। ये 10,000 एक शेयर की अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर है। ये कितने शेयर की अर्निंग होगी, टोटल टोटल कितने शेयर है 1000। अगर मैं एक शेयर की अर्निंग आपसे कहूं अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, 10 कैसे निकला, 10 कैसे निकला, डिवाइड कर दिया 10,000 रुपए। ये एक तरीके से ना वो जो फॉर्मूला नहीं था अपना, तो उसमें जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो 10,000 रुपए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,000 शेयर, तो एक शेयर की अर्निंग है 10 रुपए। मार्केट प्राइस है शेयर का 160, फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और बिफोर टैक्स भी निकालना है और आफ्टर टैक्स भी निकालना है, और टैक्स का रेट है 50%। पहले कौन सा निकलेगा, बिफोर की आफ्टर, पहले आफ्टर टैक्स निकलता है यहाँ पे, तो आफ्टर टैक्स निकलेगा। फॉर्मूला आपके सामने करो कि आफ्टर टैक्स इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपी इनटू 100। ओके, और निकाल दो, दोनों निकाल दो, फिर डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला लिख लिख के सुंदरता के साथ करिएगा। ये आफ्टर टैक्स आ रहा है 6.25%, ठीक है। अब बिफोर टैक्स निकालो, कितना, एक मिनट, हाँ ठीक है 12.5 या 50, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर उतारो। इसका भी बताओ तुम लोग ऑनलाइन वाले, इसका भी बताओ। एक वर्क छोटा सा उसी के नीचे एक वर्किंग नोट में दिखा देना कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला है। तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज डिवाइड बाई 1000, ऐसा एक छोटा सा दिखा देना आप उसको। 10 रुपए की अर्निंग पर शेयर कैसा निकाला, कैसे निकाला वो दिखा देना उसको आफ्टर टैक्स के लिए। हाँ मतलब बिफोर टैक्स के लिए आप के आफ्टर टैक्स पकड़िए और डिवाइड करिए 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट 50% मतलब 0.5, 50 अपॉन 100 0.5। तो चलो मैं भी करा दे रहा हूं, तो के ऊपर इससे चालू करता हूं तो नीचे तक पहुंच जाएंगे।
KE और पहले लिख दे रहा हूं आफ्टर टैक्स ब्रैकेट में, आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर अपॉन MP इंटू 100। अर्निंग पर शेयर बच्चों ने निकाला है 10,000 डिवाइड बाई 1,000, या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, यही लिख दूं 10,000 डिवाइड 1,000, तो ये अर्निंग पर शेयर हो गया अपॉन मार्केट प्राइस 160 इंटू 100। ये आप नीचे एक वर्किंग नोट में दिखा देना, ऐसा ना लिखना, आप 10 लिख करके वर्किंग जो भी आपको करना हो। तो ये आपने सॉल्व किया है, तो ऊपर 10 हो गया अपॉन 160 इंटू 100, जो आप बता रहे हैं 6.25, 10 अपॉन 160 इंटू 100, हाँ 6.25%, परसेंट लगा दे रहे हो ना, परसेंट का साइन लगा देना। फिर उसके बाद आप KE बिफोर टैक्स निकाल दो, तो KE बिफोर टैक्स इज इक्वल टू KE, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख लिख के करना, आफ्टर टैक्स अपॉन किससे करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट, तो इज इक्वल टू 6.25। सर परसेंट लगाए, नहीं जरूरत नहीं, आखिरी बस परसेंट लगा देंगे, जो आंसर आएगा 1 माइनस टैक्स रेट 50% मतलब 0.5, तो 6.25 अपॉन ये 0.5 हो जाएगा 12.5%। बिफोर टैक्स एग्जाम में पूछे तो ही निकालना, ना पूछे तो आफ्टर टैक्स आप KE निकालोगे, बहुत चलेगा। यहां पूछ रहा था इसलिए निकाला, फाउंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, कितने फॉर्मूले सीख लिए? 3, टोटल अप्रोचेस हैं 4, 3 आपको समझ में आ गए हैं। पहला कौन सा था? कैपेम, फॉर्मूला क्या था? KE इज इक्वल टू, ठीक, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। और दूसरा कौन सा था? डिविडेंड यील्ड मेथड, क्या फॉर्मूला था? KE इज इक्वल टू DPS अपॉन MP इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तीसरा कौन सा पड़ा? अर्निंग यील्ड मेथड, फॉर्मूला क्या है? EPS अपॉन MP इंटू 100, यानी अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? इजी है, बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। चौथा, हटा देना ये, अच्छा जब मान लो तुम लोग बन जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, CS की डिग्री मिल जाएगी, तो कुछ सोचा है जीवन में क्या जॉब करोगे, प्रैक्टिस करो, कुछ सोचा है? दोनों कर कैसे कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं बेटा, तो मिसकंडक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस प्लस जॉब एक साथ करते हैं ना, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है। आपको ना जब आप CS बन जाएंगे तो इंस्टीट्यूट आपको एक बुक देगा कि क्या क्या नहीं करना है उस चीज की है ना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए। तो ये नहीं कर सकते, एक ही चीज करो, सोचो क्या करोगे, जॉब, जॉब करो, चलो ठीक है। अच्छा जॉब में आपको क्या लगता है डिसेंट पैकेज कितना, क्या सोच रहे हो? कुछ भी एक कोई फिगर? अरे कौन सा आप करने जा रहे हो, अब बातें चल रही है। एज ए फ्रेशर करे 6 to 7 लाख, चलो ठीक है मान लिया, तो मान लो 7 लाख में आपकी जॉब लगी। अब जीवन भर 7 लाख में ही काम करोगे? नहीं, कम करोगे बाद में, कभी कम करोगे, बड़ा हुए। मतलब आपको आगे क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। मतलब अगर एक कंपनी मान लो 5 रुपए का डिविडेंड देती है, तो क्या जीवन भर हमें 5 रुपए का ही डिविडेंड चाहिए? हमें ग्रोथ चाहिए कि यार हर साल 10%, 15%, 18%, 20%, 5%, 2%, कुछ तो ग्रोथ दे। आप समझ रहे हैं? जो आखिरी अप्रोच है आपके करिकुलम में, वो इसी पे बेस्ड है कि साहब इंसान को डिविडेंड भी चाहिए और साथ में ग्रोथ भी चाहिए। तभी अगर आप फॉर्मूले का नाम देखें तो फॉर्मूले का नाम है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। आपका जो आपने कैपेम को हटा करके बाकी जो फॉर्मूले पढ़े, डिविडेंड और अर्निंग, उन दोनों में से ज्यादा पॉपुलर ये फॉर्मूला है, और इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। है चारों इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपेम और ये वाला डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड, कि इंसान को डिविडेंड भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। यस और नो? दोनों चीजें चाहिए। अब पढ़ते जरा। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड अपॉन प्राइस, फॉर्मूला ही लिखा है, कुछ नहीं, डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ, या डिविडेंड मेथड, या D अपॉन P प्लस G। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग दैट इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद प्रेजेंट रेट ऑफ डिविडेंड ओनली। केवल प्रेजेंट रेट से सेटिस्फाई नहीं है, उसको जीवन भर उतना नहीं चाहिए, उसको हर साल क्या चाहिए? ग्रोथ भी चाहिए। ऑल्सो वांट्स ग्रोथ इन डिविडेंड ईच ईयर। अब सर जो हमको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ का जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं G। क्या बोलते हैं? G।
कुछ बुक्स में बड़ा जी कैपिटल जी भी लिखा होता है, कुछ में स्मॉल जी भी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है ना, ये ग्रोथ भी हर साल चेंज हो सकती है या हो सकता है सेम हो। मतलब कहने का, मान लो ग्रोथ है 10%, तो हो सकता है पहले साल ग्रोथ मिले 10%, अगले साल आपको हाइक मिले आपकी जॉब में 12% की, अगले साल कंपनी कहे कि यार ज्यादा धंधा नहीं हुआ, इस साल 6% की हाइक दे पाएंगे, मतलब सैलरी बढ़ा पाएंगे। चेंज भी हो सकती है या कांस्टेंट भी हो सकती है परपेचुइटी तक, कि हर साल आपको 10% की हाइक देते हैं सर। सेम तरीके से हमारे इसके अंदर दो बातें आती हैं। एक बात यह आती है कि यह ग्रोथ जो होगी, या तो ये परपेचुइटी तक कांस्टेंट होगी, जो आपको पहले की हेडिंग भी दिख रही है, व्हेन डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म मतलब सेम रेट, कांस्टेंट रेट टिल परपेचुइटी। परपेचुअली यानी जिंदगी भर एक ही ग्रोथ रेट रहने वाला है, कि 10% बढ़ रहा है तो हर साल 10-10-10-10%। कह रहा है ऐसे में सर ये फॉर्मूला लगता है, अभी फॉर्मूले पे आऊंगा। या फिर हो सकता है ग्रोथ रेट भी चेंज हो रहा हो, जो दूसरा वाला है, व्हेन डिविडेंड ग्रो एट ऊपर देखो, सबसे ऊपर हेडिंग देखना, या नीचे ना देखना, ऊपर 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 ऊपर। व्हेन डिविडेंड ग्रो एट, कि लेट से पहले साल की ग्रोथ है 8%, दूसरे साल की है 10%, तीसरे साल की 12%, चौथे साल की 6%, पांचवें साल की इतनी। ग्रोथ रेट भी अलग अलग है। अगर ग्रोथ रेट अलग अलग है तो कैसे निकलता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी में, एग्जीक्यूटिव में ही, लेकिन डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में। मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कहां कवर करूंगा, विल बी कवर्ड इन डिविडेंड डिसीजन। वहां क्यों कवर करूंगा, ये जब वहां पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, क्योंकि वहां पे एक चीज जब तक नहीं समझाऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो जानबूझ के मैंने लिखा है, वहां पे कवर्ड है, मेरी नोट्स में वहां पे कवर्ड है, ठीक है। यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर ग्रोथ कांस्टेंट है टिल परपेचुइटी तो क्या होगा। दैट मींस डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ में दो बातें आती हैं। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ जो चौथा अप्रोच है, इसके अंदर दो बातें हैं। एक कि ग्रोथ अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, और अगर एक ग्रोथ डिफर कर रही है तो क्या होगा। ग्रोथ अगर डिफर कर रही है तो वो डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में देखेंगे कैसे निकलता है। ग्रोथ अगर कांस्टेंट है तो कुछ नहीं करना, आपने जो ये डिविडेंड वाला फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, डिविडेंड यील्ड वाला, डिविडेंड अपॉन डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, इसी फॉर्मूले में बस हम जी और प्लस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। मतलब अगर यहां नहीं चेंज करना, आप ये नीचे वाले के लिए बता रहा हूं तो समझा इससे रहा हूं, मतलब ये तो रहता ही रहता है, प्लस नाम ही ग्रोथ है, प्लस जी और कर देते, समझे। तो बड़ा आसान है। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं सर, हम डिविडेंड यील्ड का तो फॉर्मूला लेते ही लेते हैं, ये आपके सामने है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, या कुछ लोग एनपी नेट प्रोसीड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो आप, इंटू 100। ये इतना फॉर्मूला किसका है, जितने येलो से हाईलाइट किए, ये किसका था, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ और कर देते। अब पढ़ के भी देखते हैं क्या क्या लिखा है। सी का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या के भी बोल सकते हैं, एमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, डीपीएस का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, नेट प्रोसीड, जी का मतलब ग्रोथ रेट। मैं क्वेश्चन कराता हूं, मेरे साथ करना, आगे मत भागना, ठीक है। फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया ना, क्या है फॉर्मूला, मेरे साथ बोलो, डीपीएस अपॉन एमपी प्लस और इंटू 100 और प्लस जी, और इससे क्या निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं 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 नहीं, क्या चीज, क्या इज इक्वल टू, क्या निकलेगा, के ही निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एसके लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 years इज 21%। कह रहा साहब, एक कंपनी है एसके लिमिटेड, पिछले 5 सालों में हमने देखा तो एवरेज 21% का डिविडेंड बांटती है, 21% डिविडेंड बांटती है। द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3% पर एनम। जी आपको जो दिया है ग्रोथ, कितने परसेंट दी है, 3% दी। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज एस्टिमेटेड टू बी ₹105 अपॉन मार्केट प्राइस, ही होता है ना, वो है कितना, 105। तीन चीजें निकालनी, पहली चीज पहले निकालेंगे, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दिखेगा ना आपको। तो चलिए पहले मैं करता हूं, फिर आप नोट करना। पहले ए वाला पार्ट, के ही निकालना है। फॉर्मूला क्या लिखूं, डीपीएस बोलना अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी। बड़ा सिंपल है सर, डीपीएस डिविडेंड पहली लाइन में लिखा है कितना, 21 अपॉन मार्केट प्राइस कितना है 105, दिख रहा है ना, ये डिविडेंड 21 था, 105 है, दिख रहा है, इंटू 100 प्लस ग्रोथ कितना 3। सॉल्व करिए बस आंसर आ जाएगा 23, वेरी गुड। अब आप लिख भी सकते हैं इसको,
लिखिए, पहला ए पार्ट आप कॉपी में लिख लीजिए सॉल्यूशन इसका, फिर बी पार्ट करेंगे। और बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है कुछ नहीं। ये जैसे 21% दिया होता है ना, जैसे पहली लाइन में लिखा है ना कि डिविडेंड कंपनी ने पे किया पिछले 5 सालों में 21%, तो हम लोग ये मानते हैं, सुन रहे हो ना मेरी बात को, हम लोग ये मानते हैं कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए रही होगी, फेस वैल्यू का 21% दिया इसलिए 21 रुपए लिए। फेस वैल्यू पे डिविडेंड देते हैं तो 21% मतलब 21 रुपए हम लोग ने क्यों ले लिए, क्योंकि 100 रुपए का 21%। या आप इवन नहीं भी समझ रहे थे तो भी आप 21 ही ले रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आप अजीता कुछ बोल रही थी, आपके मन का डाउट हम समझ गए थे, हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। नोट करिए फटाफट, 23% आ रहा है, सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना। 21/105 इंटू 100 प्लस 3, 23%। अच्छा, इस फॉर्मूले में अगर आपको ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अगर के दे दें, डीपीएस दे दें और जी दे दें, तो क्या निकाल लेंगे आप? एमपी निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस। बी वाला पार्ट पढ़ते, एक सबने नोट कर लिया, अब बी पढ़ना, क्या लिखा है? डिटरमाइन, दिख रहा है आपको, कहां पढ़ रहे हैं? डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। क्या निकालना है? मार्केट प्राइस, एमपी निकालना है। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म राइजेस टू 5%। कह रहा मार्केट प्राइस निकालना और ये मान के निकालना कि ग्रोथ 3 ना लेना, कितनी लेना? 5 लेना। तो अगर हम ये निकालना हो तो फॉर्मूला तो सर यही लगाएंगे, आओ करें। फॉर्मूला तो अपन यही लगाएंगे, आप उसके नीचे लिखना, मैं बगल में लिख रहा हूं बी वाला पार्ट। फॉर्मूला लगाएंगे के ई इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी। के ई इज इक्वल, अच्छा यहीं तो पहले फॉर्मूला आप लिख लो फिर करते। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है बच्चों? हैं? क्या कहते हो? आ रहा है ना? करते चल रहे हो ना साथ साथ में? क्या चीज निकालनी है बेटा हमको ये बताना। एमपी, तो जाहिर सी बात है हमको पहले से क्या क्या पता होना चाहिए, के ही पता होना चाहिए, डीपीएस और जी पता होना चाहिए। के ही कितना उठाएं? जाहिर सी बात है पहले वाला उठाएं जो अभी ए में निकाला, कितना निकाला? 23। तो 23 इज इक्वल टू डीपीएस 21 कैसे 21 आप समझ गए, 21 दिया होता अपॉन मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस ही लिखा रहते थे क्योंकि वो निकालना इंटू 100 प्लस ग्रोथ 3 लोगे कि 5 लोगे? 5 बोल रहा है तो 5 लेंगे, बस ये है। इसको ना सॉल्व करना है ताकि हमारा एमपी आ जाए कितना। ओके, मेरे को पता नहीं आंसर, बाकी आप लोग भी एक बार सब लोग निकाल लो, मैं सॉल्व भी करा दूंगा जिनका नहीं आएगा तो जिनको अगर ये थोड़ा कष्ट हो सॉल्व करने में, उनको अपन सॉल्व करा देते हैं। कि देखो ये 5 जब इधर आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, 23 में -5 इज इक्वल टू 21 अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ये सब लोग समझ गए? 5 इधर आएगा तो माइनस क्यों हो जाएगा, उधर का प्लस का 5 है ना राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 23 में 5 माइनस करो कितना बचता है? 18। 18 इज इक्वल टू 21 अपॉन एमपी इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एमपी को उधर ले जाओ और 18 को नीचे डिवाइड कर दो, 21 अपॉन 18 इंटू 100। तो ऊपर 21 इंटू 100, 2100 अपॉन 18, 116.67, 666 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 67। आप लोग भी यही बता रहे थे ना? ठीक, सही बता रहे थे। तो ये सर किस में आता है? ये रुपए में आता है, मार्केट प्राइस परसेंटेज में नहीं आता, रुपए में। 116.67 पर शेयर आपको लिखना हो, आगे तो आप लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। कैसे सॉल्व किया आप समझ गए? 5 को बस उधर ले गए, माइनस किया, 23 -5 हो गया। 18 कितने बच्चों ने पहले ही सॉल्व कर लिया था कि इतना हमें सर आता है सॉल्व करना, ठीक। तो जिनको कष्ट था अब आ गया समझ में, 5 उधर ले गए, 18 हो गया, 21 अपॉन एमपी इंटू 100। फिर ये एमपी उधर चला गया और 18 नीचे आ गया, समझ में आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। तीसरा पार्ट करें, सी पार्ट करो, अपने आप पढ़ो, सी पार्ट करो, पढ़ो सी पार्ट। निकाल लिया आंसर? क्वेश्चन दिखा दे रहे, हाँ चलो सी पार्ट एक बार पढ़ा भी दे रहे हैं फिर। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, क्या चीज दे दी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% दे दी, मतलब के ही दे दिया, के ही 20%। एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 5%,
जी दे दिया 5, मार्केट प्राइस निकालना है। एज्यूम करिएगा सेम डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड 21 रुपए पकड़िएगा, के 20%, ग्रोथ 5%, बहुत इजी सी वाला पार्ट। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 5%, डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर assuming the same dividend per share. ₹140, 140 पे, ठीक है, सही है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, 5 ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहे बी वाले पार्ट में लिखा है डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म राइजेस टू 5%। ये कह रहे हैं जो 5% है, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि 5% हो जाएगा कि 3 में 5 बढ़ के 8 हो जाएगा, यही तो 2 लिखा है, इसका मतलब इतना हो जाएगा। बाई लिखा होता ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म राइजेस बाई 5%, तो फिर 8 हो जाता। बाई मतलब इतने से बढ़ गया, 2 मतलब इतना हो गया, तो इसलिए 5 ही रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? नहीं, 140 सबका आ गया, यानी यही फॉर्मूला आपने लगाया। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसको डिलीट करके सी पार्ट बना दूं, तो इसी फॉर्मूले में आपने क्या किया होगा पता है? सी वाले में आपने के ही कितना लिया? 20, क्योंकि 20 दिया था। डिविडेंड पर शेयर 21, क्योंकि सेम कह रहा था, अपॉन मार्केट प्राइस निकालना था, इंटू 100, प्लस जी कितना लिया? 5। सॉल्व कर लिया ना, 20 में 5 माइनस किया होगा तो 15 हो गया होगा, और फिर 15 के बाद आपने एमपी नीचे किया और 2100 अपॉन 15 हुआ होगा आखिरी में, 140 रुपए आता है मार्केट प्राइस। डन, क्लियर? चलो, तो चारों मेथड आप रिवाइज करके आइएगा, फिर आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू।